जी, ऐसा है देखिए कि बाज़ार में हमने तो हमेशा ही तेज़ी का माहौल रखा। ये नहीं कि हुँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहना मुहाल होता है कि कल क्या होगा, हफ्ते में क्या होगा। बट अगर आप लंबी अवधि, मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक लेते हैं, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न दे सके। तो आप जो है ऐसा लग रहा है कि पिकिंग आउट हो रहे हैं। एफआई की तरफ से हल्की-फुल्की बाइंग चालू हो गई है, कभी-कभार बाइंग होती है, कभी बिक्री और बिकवाली भी हो रही है तो बहुत थोड़ी हो रही है। क्रूड करेंसी सब काबू में है। अब सबकी उम्मीदें ये बंधी हुई है कि सितंबर में फेड की तरफ से रेट कट आ जाएगा। रेट कट हुँ। आता है, एक अच्छा ट्रिगर हो साबित हो सकता है और वहाँ से अच्छी तेज़ी होगी बाज़ार। शॉर्ट टर्म में कहूँ तो जो नए हाई इस वक़्त बने थे 25,078 के, वहाँ तक देखने चाहिए। उसके ऊपर जाता है तो एक नई ऊँचाई की तरफ चलते हुए नज़र आएँगे। हुँ। तो नियर टर्म में थोड़े बहुत जर्क्स तो मार्केट आते जाते रहेंगे, लेकिन हाँ, लॉन्गर होराइज़न ऑफ टाइम में राजेश सर हमेशा से ही वैसे भी बुलिश रहे हैं और हमेशा से उनको कुछ ना कुछ अच्छा बाज़ार में आइडिया ढूँढ के ले ही आते हैं। राजेश सर, आइडिया से याद आया, लास्ट पीसीबीएल आपका बड़ा ज़बरदस्त चला, अभी भी वो तेज़ी में ही है और आज भी कई लोगों के सवाल आते रहते हैं उसको लेकर कि क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप? कोई नया स्टॉक भी है क्या दिमाग में? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ आइडिया तो निकालना ही पड़ता है, अपना तो प्रोफ़ेशन ही वही है। आज हुँ, की डेट में कहा जाए तो लास्ट 3-4 दिनों से मैंने देखा कि कुछ हौज़री के स्टॉक्स वापस से चलने चालू हुए हैं। हालाँकि कंपनियाँ अच्छी परफ़ॉर्म कर रही थी, कैपेसिटीज़ अच्छी थी, बट चल नहीं रही थी। अब इन दिनों चाल भी पकड़ लिया, तो मुझे लगता है ऐसे स्थिति में रूपा एंड कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। जो कि अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी नेटवर्क की कंपनी है जो कि अक्रॉस वैल्यू चेन में प्रेजेंस रखती है, फिर वो चाहे इनरवियर हो, फैशन वेयर हो और उसके जो प्लांट है, बहुत बढ़िया प्लांट है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये उत्तर प्रदेश में। पैन इंडिया प्रेजेंस है, ना केवल अपनी दुकानों या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा बल्कि ऑनलाइन में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस तो बहुत ही अट्रैक्टिव बने हुए हैं और जिस तरीके से हल्का-हल्का मूवमेंट आ रहा है एट द लेज़र में और इनरवियर में, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छे नंबर्स आएँगे। वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ आई इस बार के तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो एबिटा मार्जिन्स अच्छे बढ़े थे और मैनेजमेंट ने ये कहा है अपनी कमेंट्री में कि डबल डिजिट एबिटा मार्जिन्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। इस साल उनके 100 नए ईबीओ अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने की बातें हैं और मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 15-20% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। राजेश सर, लास्ट वीक जब शो किया था आपके साथ, आपने पेज इंडस्ट्री बोला था, आज रूपा बोल रहे हो, क्या हो गया? मतलब ये स्पेस पे ज्यादा ही डिमांड आ रही है क्या कुछ? सुमित जी, लास्ट टाइम हमने पेज इंडस्ट्रीज पे सेल की कॉल दी थी, बाय की कॉल ओके, नहीं, क्योंकि चलो, वैल्यूएशन के बैलेंस आउट हो गया। डॉलर बैलेंस आउट हो गया। इसके हिसाब से वो थोड़ा महंगा पड़ता है। चलिए, लेकिन हाँ, रूपा एंड कंपनी करीब करीब 10 रुपये ऊपर है, 3% की बढ़त है, डीआई के आसपास कामकाज भी कर रहा है। राजेश सर से की तरफ से और भी बहुत स्टॉक आते रहते हैं विद टाइम और मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल जोन्स पे उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स पे चर्चा की जो कि कई बैगर हो चुके हैं। उस पर हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन अब हम बातचीत कर लेते हैं अपने दर्शकों से भी। 2 दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए। आज हम चलेंगे नोएडा, वहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रीति जी मौजूद हैं और साथ साथ हम चलेंगे हुगली भी, वहाँ पर हमारे साथ शिप्रा जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं नोएडा से। प्रीति मैम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति मैम नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। मैम, आशीष किसी काम में बिजी हैं तो सुमित शो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, मैं आपके रिगार्ड सॉरी। ज़रूर आशीष को आपका भेज नाम अभी दूंगा। भी आशीष वर्मा ही दिखा रहा है। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, वो डायरेक्टर साहब ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आशीष जी से, इसलिए शायद मिस कर गए होंगे। खैर, तो प्रीति मैम, क्या करते हो आप? कब से हो मार्केट में? कैसे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो? अ, मैं कंट्री मैनेजर हूँ एक कंपनी के लिए एंड ओके। आईटी कंपनी है। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किया था जब मारुति का आईपीओ आया था। 2006 में या 4 में? 4 में आया था, नहीं हाँ, 2006 में आया था शायद। हाँ, तब लोग बोलते थे कि मारुति चलेगा नहीं और 100 कुछ हाँ। रुपए में स्टॉक आया था और मैंने प्रॉफिट कमा के एग्जिट कर लिया था। उस समय इतना सब हम लोग ऑफलाइन करते थे, सेल परचेज एंड इट वाज नॉट सो इजी बट तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई है इनफैक्ट। तो मैम ऑलमोस्ट 20 साल आप मार्केट में दे चुके हो। आपने 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, 2012 कमोडिटी क्रैश, 2016 का नोटबंदी, 2020 का कोविड, ये सब तो देख लिया।
बिल्कुल। अब इतनी ड्यूरेशन में आपकी लर्निंग क्या रही है मार्केट्स को लेके? मार्केट्स को लेके एक चीज तो है मेरा, स्पेशली इफ यू लुक, मतलब मेरा ट्रेडिंग का जो पैटर्न है, मैं दो दो टाइप से ट्रेडिंग करती हूँ, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ असेट बिल्ड हो, कुछ वेल्थ क्रिएशन हो। मिड टर्म में कुछ पैसा आ जाए जो इधर उधर खर्च कर लिया जाए, तो ये पॉलिसी रहती है मेरी। एंड लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज द लार्जर अमाउंट जो मेरा जाता है, चंक ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में रहता है। 30% मैं ट्रेडिंग करती हूँ 5 डेज से लेके 3 मंथ्स तक का। तो प्रीति मैम, क्योंकि आपने इतने बड़े डिकेड देख लिए मार्केट्स में, एक ही इशू आता है इस लंबी ड्यूरेशन में, रिग्रेट का, कि हमने ये लिया और वो छूट गया, निकल गया, जैसे मारुति आपके केस में था। वो रिग्रेट आपको नहीं होता पुराने पुराने नाम देख के या दाम देख के? आपको पता है आशीष जी, एक चीज हमेशा होता है, जब आप शेयर बेच देते हो और वो सडनली वो बढ़ने लगता है, हाँ, तो आपको लगता है अरे यार मैंने बेचा क्यों इसको। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, आप देखिए 90% टाइम आप उसको बेच दोगे, राइट। हाँ, और फिर अगले दिन देखोगे अरे यार ये तो बढ़ गया। बट जो आपने बताया कि इतने सारे 2008 का स्लो डाउन आया, नोटबंदी आई, ये हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और स्क्रीन पे देख के खुश होते रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरा ये आइडिया रहता है कि प्रॉफिट तो बुक करते रहो, एक परसेंटेज। अगर मैं शॉर्ट टर्म करती हूँ तो मेरा एक गोल होता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे इतना परसेंट अगर गेन हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी, राइट। ओके। और वो आप कितना लेके चलते हो आमतौर पे? जनरली अगर मुझे एफडी पे मिल रहा है 7%, हाँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगी। अगर मैं 3 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है तो 3 मंथ्स में अगर मुझे 7% मिल रहा है, तो मेरा पैसा 4 बार अगर मैं रोटेट करती हूँ तो मुझे 28% मिल जाएगा साल का। तो मैं अगर 3 महीने में जा रही हूँ, अगर मुझे 7% मिल रहा है तो मैं खुश हूँ। मतलब इट्स नॉट प्रीति दैट मैम, आई एम नॉट आपने हैप्पी कि। आपने आपने प्रोफेशन के बारे में बताया, आप किसी कंपनी में कामकाज करते हो, राइट? जी जी। कौन सी कंपनी मैम? ये आईटी कंपनी है, डेटा सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, वो आपके बॉसेस ने आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं बनाया उसमें, वरना आपका प्रोफाइल चेंज करके वो इन्वेस्टमेंट में डाल देते आपको। खैर, आपका सवाल क्या है आज? आज सवाल ये है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। जैसे सुजलॉन एनर्जी है, मेरी एंट्री 26 रुपीज में हुई है। आरवीएनएल में मेरी एंट्री 246 में हुई है। आईआरईटीए में मैंने 182 रुपीज में एंट्री की है। और ऊर्जा ग्लोबल में 30 रुपीज में एंट्री की है। मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तो मैं ओके, ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, तो मैं अभी टारगेट सेट नहीं कर पा रही हूँ। ओके। तो मैं कुछ तो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगी। तो मैम, प्रीति मैम, अगर आप 1000 शेयर भी सुजलॉन के बेच देंगे तो बाकी तो सारे फ्री के ही शेयर हैं आपके लिए। सारा कैपिटल तो आपको वैसे ही निकल आएगा। खैर, लेकिन राजेश सर की राय पे ज़रूरी है लेना। राजेश सर पुरानी निवेशक हैं, बहुत समय से मार्केट को ट्रैक कर रही हैं, तो बहुत कुछ तो ये जानते ही हैं बाजार के बारे में। सुजलॉन, आरवीएनएल, आयरेडा और ऊर्जा ग्लोबल, ये चारों वो नाम हैं जो चले भी सबसे ज़्यादा हैं और खबरों में, चर्चा में सबसे ज़्यादा आजकल यही है। क्या करना चाहिए इन चारों में? पहले तो इनको नमस्कार। और मैं बहुत सही बात कहूँ तो बहुत प्रभावित हूँ इनकी बातों से, जो इन्होंने कहा कि 7% पे ये घुमा लेती है और 4 बार घुमा लिया तो 28% रिटर्न आ गया। और दूसरी जो इन्होंने कही कि आप बेच दो तो बढ़ जाता है, सही है ये, और आप खरीद लो तो गिर जाता है, ये भी सही है। तो ये लगा रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है, अपने सुजलॉन, आरवीएनएल, ऊर्जा ग्लोबल और एक और कुछ कहा था शायद आपने, आयरेडा। तो जहां सुजलॉन की बात आती है, देखिए इरेडा, राइट। पहले आरवीएनएल और इरेडा ले लेते हैं। तो दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और बहुत अच्छा कामकाज कर रही हैं। अब जो करेक्शन इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो इस वजह कर देखने को मिल रहा है कि इतना खासा रन अप इन स्टॉक्स ने देखा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड होते हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि आपकी लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरे ख्याल से आप बनी रह सकती हैं, या और भी ज्यादा सेफ्टी खोज रही हो तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, जिससे कम से कम आपका जो पैसा लगा हुआ है वो निकल जाए और प्रॉफिट का स्टॉक्स बना रहे। सुजलॉन पे आते हैं, तो सुजलॉन पे देखिए फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले कंपनी में कर्ज का बहुत भार था, अब लगभग डेट फ्री होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी कर्ज थे उसके सामने उन्होंने क्यूआईपी से पैसे उठाए। तो नेट नेट डेट फ्री कही जा सकती है। 20 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। सब चीजें अच्छी है, लेकिन जैसा आपने भी कहा
है कि 26 रुपए से चलता हुआ स्टॉक 80 रुपए तक आ गया है, तो कहीं-कहीं वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो घर के पैसे हैं वो निकाल लें, बाकी को राइड कर सकती हैं। चौथा, ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात की जाए तो वहाँ मुझे थोड़ा-सा डाउट लगता है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत छोटा है, बॉटम लाइन कुछ है ही नहीं। आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 450 के पीई के आसपास ट्रेड करता है। मुझे इसमें बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं है। अगर कहा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको कहीं भी उछाल मिले निकल जाइएगा। तो प्रीति मैम, चारों को लेकर राय आपके सामने रख दी गई है और बहुत हद तक आप उससे सहमत भी होंगे ही, कहाँ पर आपको निवेश करना है, कैसे कैसे उस पर काम करना है। आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा और जरा हमारे दूसरे दर्शक से ही बातचीत कर लेते हैं। हुगली चलते हैं, शिप्रा मैम हमारे साथ मौजूद है वहाँ पर। शिप्रा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, आप कब से हो मार्केट में, क्या करते हो, कैसे निवेश करते हो? मैं तो हाउसवाइफ हूँ, होम जी। मेकर। तो आप ही लोगों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हूँ। ओके। मार्केट में आई हूँ 2018 से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया। ओके। इन्वेस्टमेंट जो किया था वो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर अभी कोविड के बाद 2 साल से मैं ट्रेडिंग करना चालू किया ग्रो में। ओके। तो उसमें जो मेरा अभी सवाल है कि मेरा पेनी स्टॉक टाइप था बहुत सारे, लेकिन वो चुनाव के नतीजे के पहले उसको जो प्रॉफिट में था उसको निकाल करके मैंने अंबर एंटरप्राइज उसमें इन्वेस्ट कर लिया, और एक ओके। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन दोनों में इन्वेस्ट किया। तो अभी फिलहाल तो वो मेरा लॉस दिखा रहा है, लेकिन जो मार्केट से सब एक्सपर्ट का कमेंट से सुनी हूँ कि ये दोनों शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा इसका, और ये भी यही सोच के मैं ये दोनों में इन्वेस्ट किया। तो आप लोग सलाह दीजिए कि मैं। तो शिप्रा मैम, वैसे तो ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, चाहे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो या फिर एम्बर एंटरप्राइजेज, दो कंपनियां अच्छी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ओलेक्ट्रा चला भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पिछले 10 सालों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से इसका नाम भी आता है। बाकी राजेश सर की राय भी ले लेते हैं। राजेश सर, एम्बर एंटरप्राइजेज 22 शेयर है 4580 रुपये के दाम पर, और 200-300 रुपये करीब नीचे इनकी खरीदारी से। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 21 शेयर है 1814 रुपये के दाम पर, ये भी करीब 200 रुपये नीचे आ गया है। सो कंपनियां तो वैसे दोनों बेटर हैं, लेकिन आप क्या टेक रखते हो इसको लेकर? शिप्रा जी नमस्कार। सुमित जी ने जैसा कहा, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहले एक एक करके लें तो अंबर अगर आप देखो तो रूम एसी में दिग्गज कंपनी है, करीब 29% का रूम एसी में इनका मार्केट शेयर है। अच्छा कामकाज कर रही है। गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम वगैरह जो है इनसे इन्हें मुनाफा हुआ, जो भारत मेक इन इंडिया का कामयाब चली उससे मुनाफा हुआ। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो इस बार 88-90 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा इमीडिएट गेन के लिए इसे थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत लंबा इंतजार कर सकती हैं तो बनी रहे स्टॉक में, वरना उछाल में अगर ये स्टॉक 4800-4900 रुपए तक आता है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूल करके दोबारा एंट्री के लिए आप वेट कर सकती हैं। सेम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की भी बात वही है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में दिग्गज कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, नए ऑर्डर्स आते रहते हैं, लेकिन फिर वही वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो 150 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि अगर 1900 1850 के आसपास आए तो एक बार निकल। तो शिप्रा मैम, दोनों स्टॉक वैसे अच्छे हैं लेकिन थोड़े से चले हुए हैं। सो अगर आप समय दे सकते हो तो आप बने रहो इनमें, लेकिन अगर आप समय नहीं दे सकते हो तो कहीं भी तेज़ी मिले, आप थोड़ा निकल जाओ, वापस नीचे के लेवल मिले तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन वैसे कंपनियों की क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं, दोनों कंपनियों की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और साथ ही साथ प्रीति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और हर बार की तरह राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए और रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं। फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी वहीं का वहीं कामकाज कर रहा है। पिछले 1 से 1.5 घंटे से निफ्टी ने सेम रेंज को ही होल्ड कर रखा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में
खरीदारी है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में डे हाई के आसपास ही कामकाज हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास की बढ़त में। स्मॉल कैप हाई लेवल से ईज ऑफ हुआ है और मिड कैप इंडेक्स स्लोली एंड स्टेडली डे हाई पे ही कामकाज कर रहा है। आप इंडिसेस देखिएगा मिड कैप का तो डे हाई के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मिड कैप का पूरा एक्शन, पूरा हाल, इन सब पे बातचीत करेंगे। कई सारी खबरें और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी है, उस पर बातचीत करेंगे छोटे ब्रेक के उस पर।